प्रिय श्रोतागण नमस्कार। क्या आज के समय में साहित्य मर चुका है? क्या आज का मनुष्य साहित्य पढ़ना चाहता है और वो किस तरह का साहित्य पढ़ना चाहता है? क्या वह साहित्य की सार्थकता समझता है? क्या उसे समझना चाहता भी है? क्या लेखक ने साहित्य लिखना छोड़ दिया है? नहीं, ना तो लेखक ने साहित्य लिखना छोड़ा है और ना पढ़ने वालों ने पढ़ना छोड़ा है। लेकिन आज विश्व में फैली अराजकता के कारण ऐसा लग रहा है कि शायद साहित्य की आवाज धीमी हो गई है। इसलिए हम आज साहित्य पर बात करते हैं। साहित्य की आवाज भले ही क्षीण पड़ चुकी हो, वह मरी नहीं है। साहित्य सदैव निर्माण और मानव कल्याण की शक्तियों का प्रेरक रहा है और इस नाते उसकी भूमिका चूक नहीं गई। साहित्य इंसान की किस्मत तो नहीं बदल सकता, पर उसे अपनी किस्मत से जूझने की प्रेरणा जरूर दे सकता है। साहित्य मानव जाति के अंतःकरण की आवाज है। वह दबाए नहीं दब सकती। वह मर जाएगी तो इंसान भी मर जाएगा। जिन जीवनदायी तत्वों में उसका गहरा विश्वास है, भले ही उन पर कैसा ही आघात क्यों ना हो रहा हो, उनकी आवाज तो सदैव उठाता ही रहेगा। समाज के संचालन की बागडोर साहित्य के हाथ में नहीं है। उसके दिशा निर्देश पर दुनिया नहीं चलती। साहित्य दुनिया को सुधारने, मानव जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा तो दे सकता है, अपने सुझाव भी दे सकता है, पर दुनिया को बदलने की क्षमता उसमें नहीं है और ऐसा बीड़ा तो साहित्य ने कभी उठाया भी नहीं था। दुनिया को सचेत करने की बात तो साहित्य में हमेशा उठती रही है और आज भी उठ रही है, पर वह केवल सचेत करने तक की ही अपनी भूमिका समझता रहा है। प्रेमचंद ने भी एक जगह कहा था कि लेखक समाज के आगे आगे मशाल लेकर चलने वाला व्यक्ति है, वह मात्र अनुसरण करने वाला जीव नहीं है। प्रेमचंद ने भी इस बात पर बल दिया था कि लेखक की भूमिका सचेत करने की है, जीवन के यथार्थ की तस्वीर आंखों के सामने रख देने की है। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास ने भी बड़े विशाल स्तर पर अपने काल की गिरावट के दृश्य प्रस्तुत किए थे। उसी को व्यास ऋषि ने अपना दायित्व माना था कि मैं दिखा दूं कि किसी अधोगति तक उस काल का आज समाज पहुंच चुका था। शायद इसी ने मानव समाज सचेत हो जाए और यह भूमिका साहित्य आज भी निभा रहा है। दुनिया को बदल देने का दम न उसमें कभी पहले था न आज। यदि आज कहा जाता है कि साहित्य अपनी सार्थकता खो चुका है, तो शायद इसलिए कि जिन मानवीय मूल्यों से साहित्य जुड़ता है, जिन मानवीय मूल्यों की कसौटी पर वह जीवन की क्रियाकलाप को आंकता परखता रहा है, वे जीवन मूल्य आज की दुनिया में न केवल अपना प्रभाव खोते जा रहे हैं, बल्कि रोंदे जा रहे हैं। साहित्य इन मानवीय मूल्यों का ही वाहक रहा, इन्हीं की आधारशिला पर मानवता को सचेत करता रहा, इन्हीं पर बल देता रहा। जिस स्तर पर मानवीय मूल्य की आज अवहेलना हो रही है, उसका निश्चय ही बड़ा विकराल रूप देखने को मिल रहा है। आज बड़े पैमाने पर नरसंहार होने लगे हैं। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर आणविक बम फेंके गए तो दुनिया दहल उठी थी। आज सारे वक्त दुनिया के किसी न किसी भाग में ऐसी ही दहशत बनी रहती है, भले ही वह कोसो हो, इराक हो, इसराइल और अफगानिस्तान हो, यह हमारा अपना देश हो। ऐसे माहौल में लेखक मानवता की दुहाई देता फिर तो कौन सुनेगा। इस दृष्टि से साहित्य को निरर्थक माना जाने लगा है। इसकी कोई भूमिका नहीं रह गई। जिस दिशाहीनता का चारों ओर भास होने लगा, उसको देखते हुए साहित्य किसी को क्या सुझा पाएगा। इस दिशाहीनता की परिप्रेक्ष्य में ही इस बात का भास होने लगा कि साहित्य अपनी सार्थकता खो चुका है। ऐसी परिदृश्य में साहित्य के भविष्य को भी देखा जाने लगा है कि साहित्य हमारे जीवन को किस भांति भी प्रभावित करने में असमर्थ हो चुका है। वह हमारे जीवन का दिशा निर्देश नहीं कर सकता, इसलिए उसकी सार्थकता चुकती जा रही है। ऐसी टिप्पणियां सुनते हुए एक बार की विडंबना का भी भास होने लगा है। जो लोग आज साहित्य की निरर्थकता की बात करने लगे हैं, वही लोग कुछ समय पहले साहित्य की स्वदेशीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया करते थे, यह कहकर कि साहित्य का कोई भी साहित्यतर उद्देश्य नहीं होता, कि साहित्य कहीं उद्देश्यों से बंधा नहीं होता। इसी स्थापना के आधार पर इस साहित्य की कड़ी आलोचना की जाया करती थी।
जैसे स्वदेशी साहित्य कहा जाता था। शायद कभी कोई ऐसा कालखंड नहीं रहा जब साहित्य सर्जन को किसी न किसी उद्देश्य के साथ न जोड़ा जाता रहा हो, चाहे सत्य के साथ, नैतिक नैतिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार के साथ, समाज की व्यवस्था को बदलने की प्रेरणा के साथ। समाज में उसकी भूमिका को न भी देखा जाए तो भी सत्य की खोज के नाते साहित्य किसी उद्देश्य से जुड़ा रहता है। सत्य की खोज से बड़ा उद्देश्य क्या होगा। साहित्य भले ही अपनी सार्थकता खो चुका हो, पर लगता नहीं कि किसी लेखक ने अपनी कलम यह सोचकर रख दी हो कि अब उसकी भूमिका निरर्थक हो चुकी है। साहित्य की भूमिका के बारे में मोहभंग और किसी का हुआ हो तो भले ही हुआ हो, पर स्वयं लेखक का भी नहीं हुआ है, ऐसा जान पड़ता है। और आज के जमाने में जब दुनिया उत्तरोत्तर छोटी होती जा रही है, जब संपर्कों के नए नए द्वार खुलने लगे हैं, जब नए सर्जन के आदान प्रदान द्वारा नई नई प्रेरणाएं मिलने लगी हैं, जब दृष्टिकोण में नए नए फैलाव आने लगे हैं, ऐसे में लगता तो नहीं कि साहित्य अपनी सार्थकता खो चुका है। आज अक्सर कहे जाने लगा है कि साहित्य की सार्थकता नहीं रही। ऐसी टिप्पणियां कुछ वर्षों से ज्यादा सुनने में आ रही हैं। आज यह भी कहा जा रहा है कि विचारधारा का अंत हो चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ कहे जाने वाली बात है। विचारधारा कभी नहीं मरती, वो कुछ देर के लिए क्षीण हो सकती है। इसलिए हमें अपने आप में साहित्य को जगाए रखना है और अच्छे साहित्य की ओर बढ़ते। लेखक यथार्थ का दामन नहीं छोड़ता और साथ ही साथ उसका काया पलट भी करने लगता है, ताकि वह मात्र घटना का ब्यौरा न रहकर कहानी बन जाए, कला की श्रेणी में आ जाए। नई कहानी की चर्चा करते हुए प्रेमचंद के बारे में भी विषम जी ने जो कहा था वह अपने लेखन पर पूरी तरह लागू होता है, और उसके साथ साथ नई कहानियों के जिस भिन्न प्रस्थान को उन्होंने चिन्हित किया था वह भी प्रेमचंद की सबसे बड़ी देन मेरी नजर में है। यह थी कि वे अपने भाग्य से जूझते व्यक्ति को समाज के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते थे। उनका साहित्य समाजोन्मुख था। मैं इसे सही और प्रेरणात्मक समझता था। इस दृष्टि से रचे गए इतिहास में पात्र का व्यक्तित्व बहुआयामी बनकर हमारे सामने उभरता है। उसे मात्र उसके व्यक्तित्व गुण दोष के परिप्रेक्ष्य में देखना मुझे एकांकी लगता था, और प्रेमचंद की दृष्टि हमारे उस उथल पुथल वाले काल के अनुरूप भी थी जिसमें हमारा देश उन दिनों गुजर रहा था। हमारा इतिहास एक बहुत बड़ी करवट ले रहा था। नई कहानी के पात्र में व्यक्तिगत गुण दोष पर बल्कि उसकी आंतरिक भावना वृत्तियों पर फिर से ज्यादा बल दिया जाने का आग्रह था। कम से कम ऐसा ही समझा जाता है, और इसमें ज्यादा मतभेद की गुंजाइश नहीं थी। मनुष्य आर्थिक सामाजिक दबाव की जकड़ में रहता है बेशक, पर उसकी इच्छा शक्ति उस जकड़न में से निकलने के लिए झटपटाती है। उसके जीवन में उसकी इच्छा शक्ति की भी उतनी ही बड़ी भूमिका रहती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अपनी इस समझ के कारण विषम साहनी एक अच्छे सर्जक के रूप में हमारे सामने आते, जिसकी रचनाशीलता एकामी नहीं है। साहित्य मुंशी प्रेमचंद का लिखा साहित्य बहुत ही प्रसिद्ध है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जीवन को बिल्कुल अच्छे ढंग से सजाया है। उसने हर प्रकार के जीवन को अपनी कहानियों में दर्शाया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां इसलिए आज तक लोकप्रिय हैं। उसने जीवन के हर सुख दुख अच्छी बड़ी घटना को अपनी कहानियों में पिरोया है। इसलिए साहित्य का आज भी बहुत बड़ा रोल है और भूमिका हमेशा रहेगी। जब हम किसी का साहित्य पढ़ते हैं तो हम सामने वाले की अच्छाई और बुराई दोनों देख सकते हैं, अपने अंदर की अच्छाई बुराई को समझ सकते हैं। हमें साहित्य ऐसा पढ़ना चाहिए जो हमारी दृष्टि को साफ करे, हमारे अंतर्मन को साफ करे, हमें अपनी ओर देखने को प्रोत्साहित करे। जब हम अपनी ओर देखते हैं और अपनी कमियों को और अपनी अच्छाइयों को देखते हैं, तभी हम दूसरे सामने वाले की अच्छाई बुराई को समझ पाते हैं। इसलिए दोस्तों, साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है, और अच्छा साहित्य ही पढ़ना, क्योंकि हर प्रकार का साहित्य है, अश्लील भी है और दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला साहित्य भी है।
इसलिए हमें खुद को देखना है कि हमें किस तरह का साहित्य पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।